मैं 12 साल की हूँ और आज मुझे सोशल मीडिया पे लाखों लोग फॉलो करते सब्सक्राइब करते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस लड़की की लाइफ तो सेटल हो गई, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। उस दिन मेरी मम्मी का कॉल आया मैम के पास और उन्होंने घबराती हुई आवाज़ में बोला कि भूमि जल्दी से घर आ जा। और उस समय मेरा शरीर जैसे एक सेकंड के लिए जम सा गया था बिल्कुल। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एक छोटे से गांव की वो 8 साल की लड़की की भी यही सोच थी। जब वो छोटी थी तो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके हालातों ने उसे रोकने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका तिवारी, मैं 12 साल की हूँ और मुझे सोशल मीडिया पे 18 लाख से भी ज़्यादा लोग जानते हैं और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ डांस की और एक्टिंग की। आज मैं जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे बताने आई हूँ कि कैसे यूपी की वो 8 साल की लड़की गांव से हैदराबाद आई अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ अपनी कहानी। मैं उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक बहुत ही छोटे से गाँव बहवा से आती हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे पापा एक बहुत ही मेहनती किसान हैं और जिनकी मंथली इनकम कुछ 2 या 3 हज़ार तक ही है। और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं जो हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमारा परिवार शुरुआत से ही फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था और हमारे परिवार में टीवी या कूलर भी एक बहुत ही बड़ी लग्जरी आइटम होता था। फिर मैं पैदा हुई। खुश थे मम्मी पापा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और कहीं ना कहीं उन तानों की वजह थी मैं, क्योंकि पहला बच्चा ही एक लड़की पैदा हो गई थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया मुझे और हमेशा मुझे प्यार से रखा। कुछ साल बीतने के बाद मेरा एक छोटा भाई हुआ और जैसे कि आपको पता है कि अगर परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो पापा उसके लिए और दिन रात कड़ी मेहनत करने लगे। फिर मेरा एक और भाई हुआ। जब मैं 6 साल की हुई तो मेरा एक और लला पैदा हुआ। लला मतलब गांव में भाई को, छोटे बच्चों को लला कहते हैं। सब अच्छा था, लेकिन मेरी मम्मी बीमार हो गई थी क्योंकि खाने के अभाव में उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ गई थी, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और बेड पे आ गई थी बिल्कुल। तो घर की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पे आ गई थी। भाइयों का ख्याल रखना, मम्मी का ख्याल रखना क्योंकि बीमार थी, सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। अब स्टार्टिंग में तो पड़ोसियों ने मुझे खाना हमेशा दिया, खुशी खुशी दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया कि ये तो रोज़ रोज़ आ जाती है खाना लेने। तो मम्मी ने कहा कि कब तक लोगों के घर पे हम लोग खाना खाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया खाना कैसे बनाते हैं, ट्रेन किया उन्होंने जितना वो कर पाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्ची खाना कैसे बनाती होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हालात ना कुछ भी करवा लेते हैं। अब मैंने उस समय जैसे भी रोटी बनाना सीखा, कच्ची पक्की, एक बार हाथ भी जल गया था, जो कॉमन है क्योंकि बनाना आता नहीं था उस समय, तो हाथ भी जला कई बार। लेकिन मैंने उस समय हार नहीं मानी। मैंने अपने भाइयों के लिए, मम्मी के लिए ये सब काम किया। उसी बीच मैंने स्कूल में भी एडमिशन लिया क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, स्कूल जाऊं। पापा ने जैसे तैसे करके मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाया। और मुझे अभी भी याद है कि जब भी पापा सुबह सुबह खेत पे जाते थे तो मैं एकदम से उनका हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी, पापा पहले तुम हमें स्कूल छोड़ के आओ, तब तुम अपने काम पे जाइए। तो पापा कहते थे, चल चिरैया, तुझे कंधे पे बैठाल के ले जाते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद तब कहीं पापा का दूसरा काम होता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा है, आगे सब पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इन सब बीच में एक चीज़ थी जो मुझे बहुत खुशी देती थी और मुझे बहुत अच्छा फील कराती थी, वो था मेरा डांस। कहीं भी अगर दूर म्यूज़िक बज रहा होता था ना तो अपने आप मेरे पैर थिरकने लगते थे। और जब भी कोई घर का काम कर रही होती थी
तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते थे और डांस करती रहती थी मैं। और जैसे शाम को जब मैं पूरा काम ख़त्म करके छत पे जाती थी ठंडी हवा लेने के लिए, तो पड़ोस में एक भैया थे जो शाम को काम करते थे अपना और स्पीकर पे गाना चलाते थे। तो मुझे जो भी गाना सुनाई देता था मैं उस पे डांस करना शुरू कर देती थी और मैं तब तक डांस करती थी जब तक मैं लुढ़क के गिर ना जाऊं और या फिर मेरी मम्मी ना बुलाएं, भूमि नीचे नहीं आए हो क्या, कब तक डांस कर रहे हो, सोना नहीं है, सुबह उठना तुम्हें। मम्मी मतलब कि गाँव की लैंग्वेज है, तो मैं तुरंत भाग के जाती थी नीचे, क्योंकि अब सुबह उठना है, चिंता तो रहती थी ना परिवार की। ऐसे करते करते मैं 8 साल की हो गई। एक दिन क्या हुआ, मेरे कज़न विकास भैया की मैम आई गांव में, क्योंकि वो उनकी बिजनेस पार्टनर थी, तो गांव में आई और जनरली वो बच्चों के लिए किताब, पेंसिल और अपनी बेटी के कपड़े बेचती रहती थी। तो इत्तेफाक से उस दिन मैं उन्हीं की बेटी का एक स्वेटर पहने हुए थी और अपना काम कर रही थी और डांस कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई, मेरे पास आई, फिर बोला, तुम्हें डांस पसंद है? मैंने कहा, हाँ मैं बहुत निको लगा डांस, अपने गांव की भाषा में। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें डांसर बनना है? मैंने हाँ कह दिया। यहाँ तक मुझे याद है, मुझे उस समय डांसर का मतलब भी नहीं पता था, पर इतना पता था कि ये डांस से रिलेटेड है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैंने हाँ कर दिया उस समय। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें डांसर बनना है और डांस सीखना है तो उसके लिए तुम्हें हमारे साथ हैदराबाद आना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा मजाक कर रही होंगी, क्योंकि बड़े लोग बच्चों से मजाक करते हैं, तो मुझे लगा मजाक कर रही होंगी। मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर शाम को जब मेरे पापा वापस आए थे खेत से काम करके, तो मैम जो है सामने गली में खड़ी थी। उन्होंने देखा मेरे पापा को और उनसे बातचीत की कि भूमिका को हैदराबाद लेके जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, डांस के लिए। पापा ने कहा सोच के बताते हैं। मैं अपना काम कर रही थी एज यूजुअल। पापा मेरे पास आए, बुलाया मुझे। उन्होंने पूछा, रे चरैया तुम्हें डांसर बनना है? जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने उस समय कुछ नहीं बोला था, मैं शांत रही थी। फिर पापा ने कुछ भी नहीं बोला। फिर लेकिन मैम ने, विकास भैया ने, मेरे कज़न भाई ने पापा और मम्मी से बात की, उन्हें मनाया। अब मनाने में समय तो बहुत लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अपना बच्चा कौन किसी को ऐसे देना चाहेगा। मनाने में टाइम लगा, लेकिन मना ही लिया आखिर में। फिर जब जाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं मैं खुश भी थी और थोड़ी चिंतित भी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था परिवार का ख्याल कौन रखेगा, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, खाना कौन बना के देगा उन्हें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम वहाँ पे जाके कुछ बन गई तो तुम अपने भाइयों का ख्याल भी रख पाओगी, मम्मी का अच्छा ट्रीटमेंट करवा पाओगी, उन मेरे भाइयों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगी। मैंने ये सोच के कहा कि मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे चलना चाहिए हैदराबाद। मैं मैम के साथ गांव से हैदराबाद गई। सबसे पहली चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा, फ्लाइट, जो एयरप्लेन था बहुत बड़ा था। मैंने सपने में भी इतना बड़ा एयरप्लेन कभी सोचा ही नहीं था। मैंने देखा, मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। फिर मैं फ्लाइट में बैठी और जब वो फ्लाइट उड़ी तो मैंने देखा कि नीचे छोटी छोटी लाइट्स थीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं गांव से ऊपर देखती थी आसमान में, तो एयरप्लेन इतना छोटा दिखता था मुझे, और जब मैं एयरप्लेन से नीचे ज़मीन देख रही हूँ, ज़मीन बहुत छोटी दिख रही है। ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ अलग है ये। फिर मैं फाइनली हैदराबाद पहुँच गई। वहाँ पे जाके सबसे पहले मैं खाने पे टूट पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ का आपके पास अभाव होता है, आप उसी चीज़ के लिए ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ वो मुझे चीज़ मिल जाए। तो इस वजह से, क्योंकि गांव में खाने का अभाव बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया इंस्टेड ऑफ माई मिशन। फिर मैम ने मुझे समझाया कि खाना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने मिशन पे ध्यान देना है। फिर मैम ने मुझे मोटिवेट किया काफ़ी, और मेरी उन्होंने काफ़ी सारी क्लासेस भी लगवाई, जैसे सिंगिंग की क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस इसलिए लगवाई क्योंकि मेरा बोलचाल का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, खाना पीना, मैं कैसे खाती थी, पहले स्टार्टिंग में मैं सान के खाती थी,
तो एक दिन क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैम ने मुझसे पूछा कि सब्जी रोटी खाना है। तो मैंने सिर नीचे करके कहा, हम सिर्फ दाल चावल खाते हैं। आई लिटरली यूज्ड टू स्पीक लाइक दिस। तो मैम ने उसके लिए काफ़ी सारे मेरे इम्प्रूवमेंट्स करवाए। उन्होंने मेरे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करवाए मेरी बॉडी लैंग्वेज में, बोल चाल का तरीका। और सिंगिंग की क्लासेस इसलिए लगवाई क्योंकि पहले मेरी आवाज़ तो बहुत हार्श थी, क्योंकि मैं गांव की खड़ी भाषा बोलती थी। और गांव में क्या होता है ना कि लोग ज़्यादा चिल्लाते ही रहते हैं, तो चिल्लाने की वजह से मेरा गला थोड़ा सा हार्श हो गया था। उस वजह से मैम ने सिंगिंग की क्लासेस लगवाई, इंग्लिश स्पोकन की, जिससे मेरी इंग्लिश में सीखूं थोड़ी बहुत। और उनकी बेटी भी हैं खुशी दीदी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। डांस की क्लासेस भी लगवाई, पढ़ाई की भी क्लासेस लगवाई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस लड़की की लाइफ तो सेटल होगी, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना ज़रूरी होता है। और उस दिन मेरी ज़िंदगी में एक उतार आया था। उस दिन मेरी मम्मी का कॉल आया मैम के पास, और उन्होंने घबराती हुई आवाज़ में बोला कि भूमि जल्दी से घर आ जा, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैम ने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है, तुम्हें चलना चाहिए। मैं वहाँ पे गई। मैंने देखा कि पापा जो हैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे, मुझे बस देख के जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे बस। और उस समय मेरा शरीर जैसे एक सेकंड के लिए जम सा गया था बिल्कुल। मेरे भाई भी रो रहे थे, मेरी मम्मी भी रो रही थी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने उस समय सोचा, जिंदगी का सबसे टफ मुझे डिसीजन लेना था। उस समय मैंने सोचा कि अब तो मुझे गांव में ही रहना है। मैं सपना तो पूरा कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए परिवार पहले आता है और सपना बाद में। तो मैंने मैम से कहा कि मैम आप जाइए। और मुझे उनके साथ अपने सारे सपने भी जाते हुए दिख रहे थे, जो मैंने बनाए थे और मैम ने मेरे साथ बनाए थे। काफ़ी टफ डिसीजन था मेरे लिए वो। और मैंने वही ताने सुनना शुरू कर दिए कि अगर पहला बच्चा लड़का हो जाता तो कम से कम 2 पैसे तो कमा लेता खेती करके, क्योंकि उस समय ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी। और मुझे वो सब कुछ सच लग रहा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे घर का राशन ख़त्म हो रहा था। और उस समय एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई, सबसे छोटा भाई, मेरे पास आया और मुझसे कहा, दीदी खाना दे दो। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि घर में खाना है नहीं। मैं उसके सामने रो भी नहीं सकती, और ना ही उसे मैं ये बात समझा सकती हूँ कि अभी हालात क्या चल रहे हैं। हालात बिल्कुल वर्स्ट हो गए थे, क्योंकि पहले तो मम्मी बीमार थी, अब मेरे पापा भी बीमार हो चुके थे। दोनों लोग बेड पे थे। और उसमें मुझे पता चला कि पापा को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। मुझे तो वो चीज़ मैंने कभी सुनी नहीं थी। मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि मैंने पापा को हमेशा काम करते हुए देखा है और हमेशा चलते फिरते हुए देखा, कभी भी बैठे हुए नहीं देखा मैंने उनको। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने पड़ोस के दोस्त को देखा कि वो फूल माला बना रही थी। तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि तुम ये फूल कहाँ से लाई हो। उसने बताया कि बाज़ार में फूल माला की दुकान है। तो मैं बाज़ार में गई फूल माला की दुकान पे, फूल पत्ती की दुकान पे। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा तुम हमें फूल दे दो, तुम्हें जितने पैसे देना हम ले लेंगे। उन्होंने मुझे कुछ फूल दिए और मुझसे कहा कि तुम्हें इनकी 3 माला बनानी है। मैंने शाम का सारा काम ख़त्म करके 3 फूल माला बनाई। और आप गेस करिए कि मुझे कितने पैसे मिले उसके। 10 रुपये। वो पहली कमाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, कि मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ सही कर सकती हूँ परिवार में। जो मुझे पैसे मिले थे 10 रुपये, सबसे पहले मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए कम्पट खरीदी। एक की 4 आती, 2 रुपये मैंने खर्च कर दिए। अब जो 8 रुपये बचे थे, उसमें बहुत थोड़ी सब्जी आती थी। जितनी भी आई मैं वो लेके आई बाज़ार से।
और पड़ोसी के घर से भी थोड़ी सब्जी ले ली। मैंने कहा कि मैं आपको बाद में दे दूँगी। फिर मैंने उस दिन खाना बनाया। मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझे सुधार दिख रहा था अपनी फैमिली में कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। ऐसे करते-करते वहाँ पे 6 महीने रहे और फिर पापा की जितनी भी सेविंग थी, बहुत कम सेविंग थी, और मम्मी की वो पतली सोने की चूड़ियाँ जिनकी खनक सुन के मैं बड़ी हुई थी, वो मेरे सामने बिक गई थी बिल्कुल। और मेरे लिए वो सीन जो था बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मम्मी की चूड़ियाँ मैंने बचपन से देखी हैं, मेरे सामने बिक रही थी वो। तो पापा की जितनी सेविंग्स थी और मम्मी की जो चूड़ियाँ बिकी थी, उनसे जितने भी पैसे आए उनसे हम लोगों ने दुकान खोली किराने की, बहुत छोटी सी, और उससे जितना भी पैसा आ रहा था, रुपए आ रहे थे जितने भी, वो पापा के दवाइयों में खर्च हो रहे थे और घर के खर्चों में खर्च हो रहे थे। तो धीरे धीरे उन दवाइयों से मेरे पापा की तबीयत में थोड़ा सा इम्प्रूव हुई उनकी तबीयत। तो वो थोड़ी सी लड़खड़ाती आवाज़ में बोलने लगे थे अब। मैं वहाँ पे 6 महीने रही। एक दिन क्या हुआ, पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, वही क्वेश्चन जो उन्होंने 9-10 महीने पहले पूछा था, रे चिरैया तुम्हें डांसर नहीं बनना है? और जो मैंने कहा था कि मैं वहाँ उस समय शांत रही थी, इस बार मैंने बोला कि मुझे बनना है पापा। फिर पापा ने कहा कि यहाँ तो तुम कुछ भी नहीं बन पाओगी, क्योंकि यहाँ पे गांव में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो अगर तुम्हें कुछ बनना है, अपना सपना पूरा करना है, मैम के पास वापस जाना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि फिर से कोई घटना ना हो जाए दोबारा, फिर से बुरा वक्त ना आ जाए वो। लेकिन फिर मेरा भाई आया मेरे पास और उसने मुझसे कहा कि जब तुम 6 साल की थी तो तुमने सब कुछ संभाल लिया, तो मैं क्यों नहीं संभाल सकता हूँ। तो मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो मैं पड़ोस के घर पे जाके मैंने मैम को कॉल किया और मैंने मैम से कहा कि मैम मुझे अपना डांस फिर से शुरू करना है, अपना सपना फिर से देखना है, वो सपना जो मैंने बनाया था आपके साथ। तो मैम ने फिर से मेरी एक बार हेल्प की। उन्होंने मुझे दोबारा हैदराबाद बुलाया। जब मैं गांव से हैदराबाद आई तो मेरी मुश्किलें तो कम हो गई थी, लेकिन मैम की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे कि तुम्हारी खुद की बेटी, उस पर ध्यान दो, दूसरों का बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, अपनी बेटी को कुछ बनाओ। लेकिन मैम ने उन सब चीज़ों को साइड रख के मेरे साथ हर मुश्किल में डट के मेरा साथ दिया। तो शुरुआत में तो मुझे परिवार की बहुत याद आती थी और मुझे डीमोटिवेट भी फील होता था कभी कभी, और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी होता था कभी, क्योंकि जब मैं स्कूल में एडमिशन लेने गई तो मुझे लगा कि मैं कैसे कोप अप करूँगी सब बच्चों के साथ। फिर मैम ने मुझे एक जोश टॉक्स का वीडियो दिखाया, मुझे आज तक वो याद है। उस समय मैं थी 9 साल की और अभी हूँ मैं 12 साल की। वही समझदारी उस समय भी थी, इस समय भी है, मतलब कि मैं 9 साल में काफ़ी समझदार थी। उसमें मैंने एक मैम थी जो IAS हैं, ईरा सिंघल मैम है जो, उनकी जो टॉक मैंने देखी, उससे मुझे सीखने को मिला कि ज़िंदगी में स्ट्रगल्स कितने भी हों, लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल का डट के सामना करते हैं तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने वही सीखा उनसे, मुझे फिर मोटिवेशन मिला और फिर मैम ने मुझसे कहा कि तुम कर सकती हो, और लोग तुम्हें कुछ भी कहें लेकिन तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुम कुछ बन गई ना तो यही लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें प्यार देंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। मैंने मैम की बात सुनी और अपने काम पे फोकस किया, पढ़ाई पे ही फोकस किया। तो एक बार वो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि चलो भूमिका कुछ डांस के वीडियोस बनाते हैं, एक्टिंग के कुछ वीडियोस बनाते हैं। अब डांस का तो मुझे शौक शुरुआत से ही था, लेकिन अब एक्टिंग का भी थोड़ा सा डेवलप हो रहा था। तो हम लोगों ने वीडियोस बनाए शुरुआत में तो फ़ोन से बनाए थे, उससे कोई सक्सेस मिल नहीं रही थी, ना व्यूज़ ना लाइक्स। फिर मैम ने सोचा कैसे नहीं आ रहा है, फिर मैम ने क्या किया, प्रोफेशनल कैमरे से भी वीडियोस बनवाए, उससे भी कोई सक्सेस नहीं, मतलब कि वी वर लिटरली डिसअपॉइंटेड कि कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, हम लोग वीडियोस डालते गए, डेली हार्ड वर्क किया। मैम अपने कैमरे पे हार्ड वर्क कर रही थी, मैं अपने डांस पे हार्ड वर्क कर रही थी। कभी कभी तो वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज़ आते थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम पे ध्यान देते थे, डेली वीडियोस बनाते थे। तो एक बार मैं स्कूल जाने के लिए सुबह उठी, मैम ने मुझे बताया कि
तुम्हारा एक वीडियो रातों रात वायरल हो गया है। और उन्होंने बताया कि ये वीडियो श्रीदेवी मैम का था, कि डायलॉग था। तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई। फिर मैंने और भी ज़्यादा उनके डांस के वीडियोस, श्रीदेवी मैम के और एक्टिंग की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलने लगे, लाइक्स मिलने लगे और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ तक भी जाने लगे। और फिर सब लोगों के प्यार की वजह से और मेरे सपोर्टर की वजह से आज मुझे लोग 18 लाख से भी ज़्यादा जानते हैं और 6 करोड़ से भी ज़्यादा महीने में मेरे व्यूज़ जाते हैं वीडियो पे। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग मेरे डांस को देखते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी, क्योंकि मैं खुद छोटी हूँ लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। और उन बड़े सपनों में से एक था कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूँ फाइनेंशियली, और जो मैं कर रही हूँ। और आज मुझे यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया की वजह से मुझे लाखों लोग जानते हैं, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ जहाँ कोई मुझे जानता ही नहीं था, और आज मुझे इतने सारे लोग जान रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बार मेरे पास जोश टॉक्स का इन्विटेशन आया था तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जोश टॉक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिनसे मैं भी मोटिवेट हुई थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, और ये मेरे लिए एक सपने की तरह था, क्योंकि मैंने भी जोश टॉक्स की बहुत सारी कहानियाँ देखी थी, उनके टॉक्स देखी थी, और उनसे करोड़ों लोग मोटिवेट होते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये, और आज मैं जोश टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और मैं इस चीज़ पे प्राउड हूँ। बस लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी।